Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को, और इस कड़ी में अब तक हमने 10 सेट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 10 पार्ट्स को, और ये है हमारा 11th पार्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि कई सारे स्टेट्स के जो पीसीएस के नोटिफिकेशंस हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार का ऑलरेडी फॉर्म भरा जा चुका है जो फरवरी में होने वाला है। छत्तीसगढ़ का भी फॉर्म भरा जा चुका है, इसका भी एग्ज़ाम फरवरी में होना है। और साथ में एमपी मध्य प्रदेश के नोटिफिकेशन भी आ चुका है जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक 10 जनवरी से इसका शुरू होगा। ठीक है। एंड यूपी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो यूपी के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा 2023 का वो 14 मई को आपका कंडक्ट होगा। तो ये शेड्यूल कैलेंडर में दिया गया है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स भी ऑलरेडी उन्होंने अपना नोटिफिकेशन और कैलेंडर वाइज अपना शो कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा वीडियो 11th, बेसिकली पार्ट 11th का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर करेंसी वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। जो पेपर करेंसी है वो पहली बार भारत में कब इस्तेमाल हुई थी? ये हुई थी 1862 के अंतर्गत। ठीक है, 1862 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। पेपर करेंसी पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी 1862 के अंतर्गत। Which of the following sector is given the highest weightage measurement of wholesale price index? WPI इंडेक्स जो है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके लिए सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इन फैक्टर्स में से किस फैक्टर को दी गई है? एक इंसिडेंस हुआ था, मतलब इंसिडेंस का बेसिकली यहाँ पर एक फैसला लिया गया था मई के महीने में, और ये साल था आपका 2017। 2017 मई के अंदर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके लिए जो बेस ईयर का एक क्राइटेरिया होता है इसके अंदर, बेस ईयर। ठीक है, अब बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर एक ऐसा साल होता है जहां से आप आगे का जो गणना है उसको करते हैं। बेसिकली एक तरीके का ये रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, रेफरेंस ईयर होता है बेस ईयर। तो बेस ईयर हुआ करता था इससे पहले, 2017 से पहले जो बेस ईयर था वो था 2004 2005 का जो सेशन था। ठीक है, उसको एज अ बेस ईयर लिया जाता था। 2017 में क्या किया गया, ये जो बेस ईयर था इस बेस ईयर को शिफ्ट किया गया, और जो नया बेस ईयर लिया गया है वो लिया गया है 2011 से 12 के सत्र को। ठीक है, तो ये बेस ईयर आपका यहाँ पर शिफ्ट हो गया इतने टाइम पर। अब यहाँ पर इस टाइम पर जो बेस ईयर तो शिफ्ट हो गया, बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए, ठीक है, कौन सी हाईएस्ट वेटेज वाली वैल्यू है? तो इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है WPI के अंदर वो होता है कलेक्टिव एवरेज प्राइसिंग का। ठीक है, कलेक्टिव एवरेज प्राइसिंग यहाँ पर कैप का इस्तेमाल किया जाता है, कलेक्टिव एवरेज प्राइस का। और फॉर सेलेक्टिव फ्यू कमोडिटीज के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है, मतलब कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें जिनको प्राइसिंग को उनकी एवरेज को निकाला जाता है, लिया जाता है बेसिकली। ठीक है, और इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू या हाई वेटेज की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था सबसे हाई वेटेज कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है। देखिए सारे फैक्टर्स यूज़ होते हैं, बट सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सिडबी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए सिडबी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सिडबी है, एस का मतलब होता है यहाँ पर स्मॉल, I for industrial, D for development, and here is B for bank, then of India। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है सिडबी का। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? लखनऊ के अंदर। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। और ये इस्टेब्लिश होती है 2 अप्रैल 1990 के दौरान। ठीक है, 1990 में 2 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। इसके हेडक्वार्टर जहाँ पर है लखनऊ के अंदर। ये बनाई जाती है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे या फाइनेंस प्रोवाइड करे बेसिकली टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो लघु उद्योग हैं
उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए सिडबी का निर्माण किया जाता है, उसकी स्थापना की जाती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। व्हाट इज शैडो बैंकिंग? अब देखिए शैडो बैंकिंग क्या होती है। शैडो बैंकिंग का मतलब होता है कि ऐसी बैंकिंग सर्विस, ठीक है, जो कि डायरेक्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, या फिर आप जिन्हें आप कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफआई। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपका इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, या जैसे मथूट फाइनेंस है, मथूट फाइनेंस, आप बजाज फाइनेंस हो गया। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्ट पैसा आपको नहीं देंगे, है ना। तो इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशंस होती है बेसिकली इनको कहा जाता है शैडो बैंकिंग। और ये जो शैडो बैंकिंग का टर्म है ये पहली बार कॉइन किया था एक उनका नाम था पॉल मकॉले, पॉल मकॉले। तो ये पॉल मकॉले ने इस टर्म को कॉइन किया था 2007 के अंदर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा शैडो बैंकिंग का जो टर्म है पॉल मकॉले ने कॉइन किया था 2007 के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज या अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो डायरेक्टली आपके पैसे से इन टर्म्स ऑफ बेसिकली कहा जाए तो लिक्विड कैश के साथ में डील नहीं करती, और इसके अंदर आती हैं नॉन फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ये चीज ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कैरिंग आउट फाइनेंशियल एंड अदर एक्टिविटीज बाय नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जो आरबीआई है आपका, देखिए अब जब हम बात कर रहे हैं आरबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 उसके तहत इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता के अंदर, जो आज का कोलकाता है वहां पर कलकत्ता के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं बैंक्स ऑफ बैंक, या कह लीजिए अब सिंपली बैंक ऑफ बैंक कहा जाता है इसे, बैंक ऑफ बैंक्स, बैंकों का बैंक, ठीक है। तो इस नाम से भी इसको कई बार संबोधित किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब जब हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके फंक्शंस नहीं है ये पूछा गया है। तो इसके फंक्शंस की बात करें अगर जो हम, तो इसका जो मेन फंक्शन था वो था मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाना, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाना, फॉर्मुलेट करना और कंट्रोल करना क्रेडिट को, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के बारे में यहाँ पर बात करता है, मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ बैंक्स के बारे में बात करता है, या एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंकिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये ए बी और सी ये तीनों चीजें जो हैं ये फंक्शन है बेसिकली आरबीआई का, मतलब इसके फंक्शनिंग के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं। ये जो क्रेडिट क्रिएशन है ये इसका फंक्शन नहीं है, तो क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब जो क्रेडिट क्रिएशन है ये फंक्शन होता है बेसिकली आपका कमर्शियल बैंक्स का, कमर्शियल कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब देखिए आरबीआई नाम तो लिखा हुआ है, नाम तो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बट दिस इज नॉट अ बैंक। जिस बैंक में जैसे आपका बैंक होता है ना, जिससे बहुत सारी बैंक है हमारी, एसबीआई है, आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, जितनी सी बैंक हैं ये क्या है, कमर्शियल बैंक्स है। तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन का काम है ये सारी कमर्शियल बैंक्स करती हैं। ये एक मॉनिटरिंग की तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो ये एक तरीके से जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रूल एंड रेगुलेशन के तहत वो काम करे, तो उसके लिए एक मॉनिटर की तरह काम करती है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान आई मुझे कि जो 1 रुपी का नोट होता है, 1 रुपी का जो नोट होता है, नोट, ठीक है, हम नोट की बात कर रहे हैं, तो उस पे किसके साइन होते हैं, सिग्नेचर किसके होते हैं, ठीक है। आपको ये चीज कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है, ठीक है। और उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर के जो ऑप्शंस होते हैं, मतलब जैसे 2 रुपए का नोट है या 5 का है, 10 का है, 20 का है, उस पे तो आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर आपको देखने को मिलते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि 1 रुपी के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। द वर्ड एक्वेरीज, एक्वेरीज का जो वर्ड है बेसिकली किस चीज से संबंधित है,
ये एक्चुअली संबंध है, इसको हम अगर जो मोटे टर्म में समझें तो ये इंश्योरेंस से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, बीमा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, बीमा, उससे संबंधित है। इसका मतलब होता है, इसको यूज किया जाता है बेसिकली फाइनेंशियल इम्पैक्ट को देखने के लिए फॉर द फ्यूचर इवेंट। मतलब देखिए, जैसे कि आपने अभी इंश्योरेंस में क्या करते हैं, हम लोग कुछ प्रीमियम देते हैं, तो उससे हमें फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद इंटरेस्ट के साथ में वो पैसा हमें वापस मिलता है। या जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस होते हैं तो उसकी अलग पॉलिसीज होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर में कोई घटना घटे तो उसके लिए, आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो आपकी कहती हैं एक्वेरीज, सॉरी एक्चुअरीज कहा जाता है उन्हें। और ये चीज़ें आती हैं आपकी बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, सॉरी नॉट बैंकिंग, दैट इज इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। विच फंक्शन ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक इज ट्रू। लैंड डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा है। देखिए, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है आपका, ये एल डी बी बेसिकली, LDB लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये कब ओपन हुआ था, ये हुआ था 1920 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और एक जगह है पंजाब में जिसका नाम है झांग, झांग नाम की एक जगह है पंजाब के अंदर। तो वहाँ पर इसकी शुरुआत होती है लैंड डेवलपमेंट बैंक की। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो फार्मर्स हैं बेसिकली, लैंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, पंजाब की बात कर रहा है, जब पंजाब की बात कर रहा है तो मोस्टली ये किसकी बारे में बात करेगा, एग्रीकल्चर के बारे में। और एग्रीकल्चर कौन कर रहा है, फार्मर कर रहा है। तो यहाँ पर ये बैंक जो खोला गया था, तो वो इसलिए खोला गया था कि ये फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे, लोन प्रोवाइड करे फार्मर्स को। और कौन सा लोन, लॉन्ग टर्म लोन। मतलब अगर जो किसान ने कोई लोन लिया है तो वो उसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में भी अपना चुका सके। जैसे किसान क्या होते हैं भाई, कोई ज़मीन खरीदी उन्होंने या कोई मशीनरी खरीदी, हैवी मशीनरी है, बहुत महंगी है, मतलब 10-15 लाख की है, तो उसको जो पेमेंट रिपेमेंट है वो एक धीरे धीरे कर सके। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, ये क्यों खोली गई थी, फंक्शन क्या था, तो ये था ओके प्रोवाइडिंग, सॉरी दिस इज ओके, ये लॉन्ग होगा, यहाँ पे एल मिस हो गया है, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे इसे। प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन टू द फार्मर्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए, किसानों को लॉन्ग की जगह लॉन्ग हो गया, ठीक है। लॉन्ग मतलब यहाँ पे अधिक या लंबे अवधि की, लंबी लंबी अवधि या अवधि की जो ऋण है वो प्रदान करने के लिए ये खोला गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, यह पूछा गया है यहाँ पर। देखिए, मानव सूचकांक जो है, विकास सूचकांक जिसे आप HDI इंडेक्स कहते हैं, HDI इंडेक्स, इसके बारे में अगर जो हम बात करें तो ये रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये रिलीज किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत होती है ये कब होती है, 1990 के अंतर्गत। और इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली डेवलप किया था पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे, और उनका नाम था, ये कई बार पूछ लिया जाता है, महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक उनका नाम था, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। और ये बनाया जाता है UNDP के द्वारा। अब इन्होंने 3 क्राइटेरिया दिए थे इस चीज़ को मेजर करने के लिए। पहला था पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। दूसरा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। तीसरा था ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, ठीक है। तो 3 ये टर्म जो है बेसिकली आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यहाँ का हिस्सा नहीं है, तो नॉट अ पार्ट पूछा गया था, तो दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संगम योजना इज, देखिए संगम योजना जो है ये आपकी लॉन्च होती है 15 अगस्त को, 15 अगस्त को ये लॉन्च की जाती है। कब, 1996 को, 15 अगस्त 1996 को ये लॉन्च होती है संगम स्कीम या संगम योजना बेसिकली कहा जाए इसे। और ये थी आपकी मतलब जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, मतलब उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके कल्याण के लिए ये निधि लाई गई थी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है इंक्रीजिंग वेलफेयर टू द
ऑफ द हैंडीकैप्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। विकलांगों के कल्याण में वृद्धि के लिए इस योजना को लाया गया था। ठीक है, क्या उद्देश्य था ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, इस स्कीम के तहत जो कई सारे जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, कई सारे गांवों के मतलब डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस के जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी। क्या दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। कितने की, ये प्रदान की जाएगी 15,000 रुपए की। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको ध्यान रखना है, 15,000 रुपीज ये सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है आपसे, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम ऑफ द 4 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स बेस्ड ऑन द सेंसस। देखिए सेंसस हमारा जो लास्ट सेंसस है 2011 के अंदर हुआ है, उससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टेढ़ा नहीं है। बट हाँ कंफ्यूजन ये हो सकती है कि सबसे आपको हाईएस्ट तो पता होगा उत्तर प्रदेश है, बट यहाँ पर सेकंड और थर्ड नंबर में कंफ्यूजन हो सकती है। अब देखिए इसको हम डाटा के हिसाब से बात करते हैं। जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन यहाँ पर अंकित की गई थी, तो मैं इसको 2 डिजिट्स में वैल्यू उसको लूंगा। 19.98 करोड़ की जो पॉपुलेशन थी 2011 के अंदर, ये थी उत्तर प्रदेश की। मतलब राउंड फिगर में आप इसे 20 करोड़ कह सकते हैं, बट 19.98 के आसपास में आपकी ये फिगर थी। कुछ और वैल्यूज थी बट मैं सारी वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की, MH। ठीक है, महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन थी वो थी 11.23 करोड़ की जो पॉपुलेशन थी यहाँ पर महाराष्ट्र की। इसके बाद नाम आता है बिहार का। बिहार की पॉपुलेशन थी यहाँ पर 10.04 करोड़ की, 10.04 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो बिहार की थी एज पर द सेंसस 2011। फिर हम बात करते हैं लास्ट स्टेट है यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल, WB। वेस्ट बंगाल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो थी 9.12 करोड़। 9.12 करोड़ की जो पॉपुलेशन थी वो थी वेस्ट बंगाल की। ये डाटा है एज पर द सेंसस 2011 के। अब देखिए ये जो क्रम लिखा है, जिस क्रम में मैंने, उसी क्रम में आपका आंसर भी बनेगा। तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, ओके, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज बीन कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आफ्टर विच इंडियाज पॉपुलेशन हैज रजिस्टर्ड स्टेडी एंड रैपिड ग्रोथ। ठीक है, तो देखिए इंडिया के जब से हिस्ट्री के अंदर, मतलब जब सेंसस चालू हुआ है, ठीक है, 1921 के अंदर, ठीक है, जो 1921 का साल था, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ओके यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो दिस इज बी और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन बी है ऊपर, नीचे सी है। ऑप्शन सी 1921 हमारा इंपॉर्टेंट है यार, ऑप्शन से कोई इतना लेना देना। तो 1921 के अंदर जो सेंसस था 1921 का, उसे कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट, दिस इज कॉल्ड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी, डिकेड ग्रोथ बेसिकली, देखिए इससे पहले सेंसस कब हुआ था, 1911 में सेंसस हुआ है, उसके बाद ये हुआ 1921 के अंदर। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो थी माइनस में, माइनस कितनी, -0.31% थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी आपकी यहाँ पर इस टाइम पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव में थी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इस पूरे डिकेड को 11 से लेके 21 तक को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है कुछ। तो यहाँ पर पूछा गया है एज पर सेंसस 2011 सेक्स रेशियो जो है भारत का वो कितना था। तो देखिए ये था आपका दिस वाज द 943/1000, मतलब 943 फीमेल्स के ऊपर, मतलब 1000 आदमियों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर 943 जो महिलाएं थी, ये था सेक्स रेशियो पूरे भारत का। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले। ये देखिए सेंसस चल रहा है हमारा 11 का है, क्योंकि अभी देखिए 11 का ही सेंसस हुआ है, तो उससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 11 से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एज पर द सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉयज पर 100 गर्ल्स। मतलब अभी हमने 1000 की बात करी थी, अब यहाँ पे 100 लड़के हैं, तो 100 लड़कों में कौन सा वो स्टेट है जहाँ पर सबसे ज्यादा बॉयज पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू द गर्ल्स। यहाँ पर गर्ल्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो लड़कों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसा जो राज्य है, ठीक है, वो कौन सा है? दैट इज द हरियाणा। यहाँ पर है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हरियाणा में कितने बॉयज हैं पर, देखिए पर यहाँ पर क्या है, 100 गर्ल्स हैं, और 100 गर्ल्स में बॉयज कितने हैं? यहाँ पर देखने को मिलते हैं 120 बॉयज आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर एक और चीज दी गई है, किस एज ग्रुप के अंदर है, वो है एज ग्रुप 0 से 6 ईयर्स। 0 से 6 साल तक के बच्चों में ये रेशियो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है सबसे ज्यादा? हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया हैज बीन ऑब्जर्व्ड। हाईएस्ट इंक्रीज आपको लिटरेसी रेट कहाँ देखने को मिलता है? अगर जो हम बात करें डिकेड्स के बारे में, तो हाईएस्ट परसेंटेज जो है इंक्रीज लिटरेसी रेट में आपको देखने को मिलेगा इन द 1991 टू 2001 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? अब देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि लैंड का वो इस्तेमाल करना ताकि उसकी क्वालिटी जितनी भी है वो उसके साथ बनी रहे। मतलब एक अच्छे तरीके से लैंड को इस्तेमाल करना ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहे, और जो ग्रोथ है, मतलब जो प्रोडक्ट है, आउटपुट है, वो भी आपकी अच्छी क्वालिटी में या क्वांटिटी में आपको मिले। तो ये आपका देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये आता है इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल के सिद्धांतों पर ये बेसिकली काम करता है। उनको सिद्धांतों को मस्तिष्क में रखना होता है जब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर सिंपली ये पूछा है, कहा है कि वो खेती, उस प्रकार की खेती जिसके अंदर हम जो आपकी फर्टिलाइजर्स है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जहाँ पर बहुत कम जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो, ऑर्गेनिक का मैक्सिमम हो, तो उससे क्या है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, तो वो एक तरीके का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट बनता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का फ्यूचर जनरेशन के लिए आप कह सकते हैं कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो क्या होगा? द यूज ऑफ लैंड इन सच अ वे दैट हिज क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट। तो दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा सी। भूमि का इस प्रकार उपयोग करना कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, है ना। बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से भी क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है, बेसिकली जो उसकी सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अगर जो आपने एक जनरेशन ने, आपकी जो एज ग्रुप है उसने अगर जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया उस सॉइल को, तो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर मतलब जो आपकी जनरेशन आएगी, अपकमिंग जनरेशन, उनके लिए वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी देखने को मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को कही गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी के बारे में पूछा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएनईपी है क्या चीज़, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। सो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? दैट इज इन द नैरोबी। नैरोबी कहाँ पर है? दैट इज इन केनिया के अंदर। केनिया नैरोबी के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो होती है एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज इन 1972 के अंदर। ठीक है, और एक इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस, यूएनईपी
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ये यूएनईपी जो है वो बना था। ठीक है, और साथ में इसके 6 अदर रीजनल ऑफिसेस भी हैं। ये तो हेडक्वार्टर हो गया। रीजनल ऑफिस की बात करें तो एक इसका जिनेवा के अंदर है, एलमेटी के अंदर एक है इसका जो रीजनल ऑफिस है, दूसरा तीसरा है ब्रसल्स के अंदर, मॉस्को एंड वियना। ठीक है, तो ये इन जगहों पर भी इसके क्या है, रीजनल ऑफिस भी आपको देखने को मिलते हैं किसके, यूएनईपी के। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट बैलेंस। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट बैलेंस से संबंधित कौन सी चीज है, यहाँ पर ये पूछी गई है। तो इसके अंदर जो फॉरेस्ट की पॉलिसीज हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, और साथ में यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी कि भाई इस इन्वायरमेंट के बारे में आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो दैट मीन्स ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ऑल द फोर्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑल द फोर, मतलब जितने भी चारों बिंदु हैं वो सारी चीज़ें आती हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल बैलेंस के तहत। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ओके, ग्रीन वॉश इंडिकेट्स। तो ग्रीन वॉश जो शब्द है ये क्या कहता है। देखिए, ग्रीन वॉश का मतलब एक तरीके का हो गया मिसलीड करना। क्या करना, मिसलीड करना, मिसलीड करना, या फिर कह लीजिए मिसगाइड करना या भ्रमित करना। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मिसलीड करे, किसको ये करेगी, किसको ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, मिसलीड करेगी। किसको मिसलीड करेगी, ये मिसलीड करेगी कंज्यूमर्स को। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे शैम्पू की हम बात करें, कोई शैम्पू है फलाना शैम्पू, तो कंपनी ने बोला या ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोई ए प्रोडक्ट बनाया, ए शैम्पू बनाया, उसने कहा कि ये शैम्पू लगाने से आपके बाल जो है वो काले हो जाएंगे। आपने लगाया, अब काले तो हुए नहीं, झड़ने लग गए या कुछ और हुआ चीज़, कोई साइड इफेक्ट हो गया, या काले जो होने थे बेसिकली जो होना था वो चीज़ नहीं हुई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मिसलीड किया आपको, किसको किया, कंज्यूमर को। ठीक है, तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसे कहा जाता है ग्रीन वॉश। ठीक है, और इसके अंदर जैसे प्रोडक्ट हो गया या ऑब्जेक्टिव है जो, और ये बताया जाता है कि भाई जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, ये केमिकल ही नहीं है, हर्बल प्रोडक्ट है या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो नेचर को हार्म नहीं करेगा, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार ये बना है। तो मतलब सब चीज़ अच्छी अच्छी बताई गई कि भाई ऐसा 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 है, बट एक्चुअल में वो चीज़ वैसी नहीं है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उन्हें कहते हैं ग्रीन वॉश। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कमिटिंग फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, केमिकल्स है। देखिए, अब जैसे ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हमने बात करी कि शैम्पू की, तो शैम्पू के अंदर केमिकल्स है, तो केमिकल्स आपने बालों में धोया, वो फिर पानी कहाँ जाता है, ड्रेन होकर रिवर्स में मिलता है, तो फाइनली क्या हुआ, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें कहा जाता है ग्रीन वॉश। ठीक, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे अब तक के इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो इस सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।